हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पे। दोस्तों आज के लेक्चर में हम आपके साथ में एनईपी सेकंड सेमेस्टर के अंदर जितने भी बच्चे हैं जिनके पास में आपके पास में जो भी सब्जेक्ट है जिसमें आपने प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर ले रखी है तो उसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम लेसन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग वहां पर जाकर डाउनलोड उसे कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि भाई फर्स्ट चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे सारे ही लेक्चर में ये चीज डिस्कस की जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद पीडीएफ नोट्स, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर साथ। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को लाइक करके हर जगह शेयर करना मत भूलना मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए ये है हमारा पीडीएफ। मैंने यहाँ पर कंप्लीट अपना पीडीएफ खुद बनाया है, खुद के नोट्स बनाए हैं, जो कि आपको मिलेंगे कहां पर, टेलीग्राम चैनल पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है। यहां पर मैंने लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, आपका लिखा है सेकंड सेमेस्टर एनईपी सेकंड सेमेस्टर, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या फिर आप लोग बोल सकते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट। चलिए हम बात कर लेते हैं लेसन नंबर फर्स्ट की। लेसन नंबर फर्स्ट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो लेसन नंबर फर्स्ट का नाम क्या रहने वाला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज। ठीक है। मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उनको पता रहे कि भाई टॉपिक का क्या नाम है, कौन सा टॉपिक चल रहा है क्या नहीं। ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं आप लोगों को, मैं पीडीएफ से क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज दिस इज द इकोनॉमिक्स। और आप लोग 12th क्लास पास आउट करके आए हो, आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लोग वर्डिंग टू वर्डिंग आपको पढ़ना होगा। ठीक है। जैसे यहां पर लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स और यहां पर लिखा है वृहत आर्थिक मुद्दे, आर्थिक। तो देखो इंग्लिश में वर्ड क्या है और इंग्लिश से अगर आप लोग इसकी हिंदी निकालो तो यहां पर आप लोग बोल सकते हो समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। बट कुछ हिंदी लैंग्वेज में इसकी ये भी मीनिंग है आपके एसओएल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने ये दोनों चीज इसलिए लिखी है ताकि क्वेश्चन कैसा ही घुमा फिरा कर आ जाए, लेकिन आपको उसका आंसर आना चाहिए। ठीक है। व्यापक आर्थिकगत मुद्दे, व्यापक आर्थिक चुनौतियां और रुझान है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था क्षेत्रों और वैश्विक बाजारों को प्रभावित करती है। देखो व्यापक का मतलब एक होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन, व्यापक यानी पूरे इंडिया के अंदर कितनी चुनौतियां है, क्या क्या संपूर्ण अर्थव्यवस्था उसके अंदर क्या आती है, टैकल की जाती है। ठीक है। जिसके अंदर हमारी भाई आर्थिक स्थिरता आ जाती है, उसका संपूर्ण विकास आ जाता है, उसका संपूर्ण कल्याण आ जाता है। इसके अंदर हमारी नेशनल इनकम भी शामिल की जाती है और पूरे सरकार की, लाइक जैसे हमारे पीएम मोदी क्या 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 ला रहे, पॉलिसीज ला रहे, कौन सी सरकार कौन सी पॉलिसीज ला रही है, तो ये सारी चीजें उसमें क्या करी जाती है, टैकल की जाती है। किसके अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र या व्यापक आर्थिक शास्त्र। ठीक है। चलिए अगर हम बात करें कि कुछ प्रमुख व्यापक आर्थिक मुद्दे इसमें शामिल है। अब भाई कौन कौन से इश्यूज है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज क्या है, लेकिन इसके कौन कौन से मुद्दे हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। फर्स्ट है आर्थिक विकास। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, मैक्रो हो चाहे माइक्रो, इस पर आपका 100% एक पॉइंट आता है, एक पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, दैट इज आर्थिक विकास। भाई आप लोग बेरोजगारी ले आओ, आप लोग मुद्रास्फीति ले आओ, आप कुछ भी ले आओ, इन सारी चीजों में जो बढ़ोतरी की जाती है वो किसको ध्यान में रखकर की जाती है, हमारे देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर की जाती है। जैसे अच्छी शिक्षा देना, अच्छी चिकित्सा बनाना, रोड बनाना, बांध बनाना, अच्छी पॉलिसीज को लागू करना, गरीबी हटाना, अमीरी को बढ़ाना, अच्छी नौकरियां देना, बच्चों को रोजगार प्रोवाइड करना, ये आर्थिक विकास के अंदर ही आती है। तो एक आर्थिक विकास एक अलग सा टॉपिक आपका बन जाता है। ठीक है। ये हमारा क्या करता है, जीवन बेहतर, मतलब हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसको बहुत अच्छा बना देता है, बहुत अच्छा करना है। किसका मतलब है, किसका मकसद है, आर्थिक विकास का मकसद हो जाता है। ठीक है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता दे। बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगारी को हटाना। आपको पता है देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ती भी जा रही है और कम भी हो रही है। हर साल नई नई वैकेंसीज आ रही है, लेकिन हर साल कितने ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। आप लोग सोचोगे वैकेंसी है 10,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 25 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं,
25 लाख में से 15 लाख बच्चे बैठते हैं। अब आप देख लो कितना ज्यादा कंपटीशन बढ़ता है। तो बेरोजगारी हटाना भी एक बहुत ही मतलब मेन पॉइंट है आपके लिए, बेरोजगारी हटाना चाहिए अगर आपको आर्थिक विकास लेना है तो। ठीक है, मुद्रास्फीति और मूल्य स्थिरता। मुद्रास्फीति का क्या मतलब भाई, महंगाई को कम करना। महंगाई को कम करना यानी स्थिर लाना, ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए, या फिर क्या कहते हैं, जो पैसा है मार्केट के अंदर मनी का फ्लो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। यहां पर लिखा है ना मूल्य स्थिरता, यानी मनी को भी स्थिर रखना, यानी कि ज्यादा दे दिया पैसा, ज्यादा दे दिया तो क्या होगा, ज्यादा मंदी का दौर आ जाएगा, महंगाई का दौर आ जाएगा, क्योंकि उनको भाई सरकार को लग जाएगा कि भाई लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, वो क्या करेगी, कीमतें बढ़ा देगी, किसी चीज की कीमतें बढ़ा देगी। वही वाली बात, मुद्रास्फीति आ जाए, महंगाई का दौर आ जाएगा या फिर मंदी का दौर आ जाएगा। अगर पैसे कम हो गए, अगर अर्थव्यवस्था के अंदर पैसे कम भी सप्लाई कर दिए, पैसों की सप्लाई कम होगी, मुद्रा की सप्लाई कम होगी, तो मंदी का दौर आ जाएगा। ठीक है, गिरावट आ जाएगी, पैसों में मूल्य में गिरावट आ जाएगी। सिंपल सी बात है। आय असमानता, सबके पास में आय का समान अवसर होना चाहिए। ठीक है, उनको आय में अलग अलग तरीके से परिवर्तन करना आना चाहिए, उनको तकनीकों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। आय असमानता इसमें आ जाती है। राजकोषीय नीति, ये पढ़ना जरूरी है, इसको ध्यान से पढ़ो। राजकोषीय नीति महत्व क्या है इसका, देखो। सरकारी खर्च और कराधान सहित राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, सरकारी खर्च और कराधान मतलब सरकारी भाई क्या क्या सरकार खर्च कर रही है, दूसरा भाई क्या कितना टैक्सेस वो लगा रही है, कितने टैक्स कलेक्ट कर रही है, उसके थ्रू अर्थव्यवस्था में वो क्या चीजें ला रही है, कितना विकास दे रही है या नहीं दे रही, इन सारी चीजों को क्या रखना, उनको जरूरतों को पूरा करना है। ठीक है, चलिए मौद्रिक नीति, अगर मैं आपको बताऊं जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इन सब चीजों को यहाँ पर रखी जाती है। कैसे, मौद्रिक नीति में क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करता है, मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने, वित्तीय बाजार को स्थिर करने और पूर्ण रोजगार और स्थिर विकास जैसे आर्थिक उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करते हैं। मतलब कैसे भैया, देखो हर एक चीज पैसे से रिलेटेड होती है और मौद्रिक नीति के अंदर केंद्रीय बैंक आता है। तो केंद्रीय बैंक जितना मनी सप्लाई करेगा उस हिसाब से सारी चीजें चलेगी, सिंपल सी बात है। वैश्वीकरण और व्यापार, भाई ज्यादा से ज्यादा व्यापार फैलाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में इनकम हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में रोजगार पहुंचे, रोजगार पहुंचेगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो अच्छा लाइफस्टाइल होगा, अच्छा लाइफस्टाइल होगा तो क्या होगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा। ये एक सर्कल है जो आपका चलता रहता है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता मतलब अगर लोगों को भाई लोनों की जरूरत होती है या फिर कोई अपना घर बनाना है या फिर बांध बनाने हैं, तो वित्तीय संस्थान बनाई जाए, वित्तीय प्रोवाइड मतलब लोन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, हमारा जलवायु और परिवर्तन अच्छा होना चाहिए, जलवायु अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भाई स्वच्छ शरीर में स्वच्छ बुद्धि, ये एक डायलॉग है जो आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा, स्वच्छ शरीर में स्वस्थ बुद्धि या फिर स्वच्छ शिक्षा। ठीक है, तकनीकी व्यवधान होना चाहिए, भाई तकनीकी के भी ऊपर हमें जागरूक होना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइक जैसे हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई शर्ट बना रहे हैं, जैसे हम मान लो शर्ट्स बना रहे हैं, पहले के टाइम पे क्या होता था, धागों को इकट्ठा करके शर्ट्स बनाई जाती थी। ठीक है, धागों को इकट्ठा कर दिया, एक कपड़ा बना दिया, कपड़े से सिल के शर्ट बना दी, है ना। बट आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी है, कपड़ा डाल दो अपना आप शर्ट बनकर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इन टेक्नोलॉजीज को क्या करना चाहिए, हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्थिकगत कुछ इश्यूज है जिनको हमें सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जो सबसे मेन पॉइंट है वो है आर्थिक विकास। अब आर्थिक विकास कैसे होगा, बेरोजगारी को कम करना है, मुद्रास्फीति और मूल्य को स्थिर लाना है, ये सारे पॉइंट है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का पूछा जाता है, एंड दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से कि जो आपका 101% 20 मार्क्स का पूछा जा सकता है। सिंपल सी बात। चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर मूव कर लेते हैं, और सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही मतलब नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि जिसको भाई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला है, व्यापक आर्थिक मॉडल का विकास करना, यानी डेवलपिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स। कैसे, आइए पढ़ते हैं। व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित करने में ऐसे ढांचे का निर्माण शामिल है जो समग्र स्तर पर प्रमुख आर्थिक चर
की बातचीत और गतिशीलता को पकड़ते हैं। ये मॉडल अर्थव्यवस्था में व्यवहार को समझने और उसका विश्लेषण करने, नीतिगत सिफारिशें करने और आर्थिक परिणामों की भविष्यवाणी, क्या लिखा है, भविष्यवाणी करने के लिए आवश्यक है। यहाँ व्यापक आर्थिक मॉडल विकसित करने में शामिल कदम है। कुछ मतलब हमारा मॉडल कैसे विकसित होगा इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला क्या है, अनुसंधान प्रश्न को परिभाषित करें। कैसे, पढ़ो। उन आर्थिक घटनाओं या प्रश्नों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट करें जिन्हें आप संबोधित करना चाहते हैं। मतलब यहां पर बात ये की जा रही है कि भाई चलो हम मानते हैं कि हमें डेवलप करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज को, जितने भी इश्यूज है उनको डेवलप करना है। तो डेवलप करने से पहले आर्थिक विकास है, हम टॉपिक लेके चलते हैं भाई आर्थिक विकास, हमको हमारे देश का आर्थिक विकास करना है। बट आर्थिक विकास तो करना है, लेकिन हमारा आर्थिक विकास क्यों नहीं हो रहा है, कौन सी वो पॉलिसीज है, कौन सी वो कमियां है जिनको हमें दूर करनी चाहिए, जिनसे हमारा आर्थिक विकास तेजी से बढ़े। जिसके अंदर सबसे पहला आता है मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति के प्रभाव और राजकोषीय नीति के प्रभाव। इन तीनों चीजों का, मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, इन तीनों ही चीजों को प्रभाव को विश्लेषण करना आपको सही से, तब आपको सही से पता चल सकता है कि हाँ भाई हमारे आर्थिक विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। ये तीन हमारी मेजर प्रॉब्लम है, इनको हमने अगर सही से एनालाइज कर लिया, ठीक है, जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है और जो हमारी डेफिसिट पॉलिसी है, इसको अगर हमने सही से एनालाइज कर लिया तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा आर्थिक विकास क्यों नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात, यही चीज यहां पर लिखी है, आर्थिक राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति, राइट। चलिए मॉडल प्रकार चुने। अब भाई मॉडल चुनना कैसे है भी देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के मॉडल, विभिन्न प्रकार के व्यापक आर्थिक मॉडल है, प्रत्येक की अपनी धारणा है और जटिलताएं हैं, सामान्य प्रकार में शामिल है। पढ़िए समग्र मांग और आपूर्ति मॉडल। अब देखो समग्र मांग और आपूर्ति यहां पर है सप्लाई मॉडल। मतलब कैसे, देखो यहां पर देखो, अगर आपने डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो उतनी सी बात जानेंगे, ज्यादा हम इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, सिंपल सी बात। चलिए समग्र मांग मतलब भाई डिमांड हुई इतनी, मान लो डिमांड हुई 100 शर्ट्स की, और जो उपभोग, जो उत्पादकता है वो पूर्ति कर नहीं पा रहे हैं, वो क्या नहीं कर पा रहे, वो पूर्ति नहीं कर पा रहे। यानी क्या हो रहा है कि भाई शॉर्ट शर्ट्स मांगी उन्होंने और 80 ही दे पा रहे हैं। तो इन चीजों को भी सही से चुनना है हमें कि भाई इनके थ्रू तो कहीं आर्थिक विकास नहीं रुक रहा है, कहीं इनके थ्रू तो हमारा आर्थिक विकास नहीं रुक रहा है, मांग और पूर्ति के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए ठीक है, इतनी बात समझ भाई। अब यहां पर आता है क्या, डायनेमिक स्टोचिस्ट जर्नल एक्विलिब्रियम मॉडल, इक्विलिब्रियम मॉडल। आइए यहां पर क्या है, एक सामान्य संतुलन ढांचे में गतिशील व्यवहार, अनिश्चितता और सूक्ष्म आर्थिक नींव को शामिल करे। मतलब देखो यहां पर है ना, संतुलन कैसे हो सकता है भैया, संतुलन आपका जो ना इनकम और एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर लेवल उसको भी है ना संतुलन देखना। दूसरा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसको भी संतुलन देखना, उसको भी क्या करना, टैकल करना। एक आप उस मॉडल के थ्रू भी क्या कर सकते हो, आर्थिक विकास में शामिल हो सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आपके दो मॉडल है जिनको समझाने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बात करते हैं, वेरिएबल का चयन करें। वेरिएबल क्या है, यहां पर देखो इसको पढ़ो, पहले बोला है मॉडल को चलाने वाले प्रमुख वेरिएबल की पहचान करें। इनमें आमतौर पर जीडीपी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, ब्याज दरें, सरकारी खर्च, निवेश, उपभोग, निर्यात, आयात आदि शामिल होते हैं। देखो इसका क्या मतलब है यहां पर कहने का, देखो यह मतलब है कि जैसे अगर हम बात करें मांग, जैसे सबसे पहला तो हमारा क्या, मांग पूर्ति। अब मांग पूर्ति एक मॉडल है, अब उसको वेरिएबल क्या है, उसको चलाने वाला क्या, उपभोग है। भाई आप कितना उपभोग कर सकते हो, आप कितना उपभोग कर सकते हो, उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, डिमांड करोगे, और उसी के हिसाब से आपकी सप्लाई होनी चाहिए। सिंपल सी बात है। अब उपभोग आप कब करोगे, तब आपके पास में पैसा होगा, क्या होगा, आपके पास में पैसा होगा। अब आपके पास में पैसा कब होगा, जब आपके पास में क्या नहीं होगी, सॉरी मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूं यहां पर, जब आपके पास में क्या नहीं होगी, बेरोजगारी नहीं होगी। सिंपल सी बात, राइट। चलिए बात कर लेते हैं आगे। यहां पर मैं कलर ही चेंज कर लेता हूं, थोड़ा बढ़िया सा रखते हैं, रेड कलर सही है। चलो आगे आते हैं, कार्यात्मक मूल निर्दिष्ट करें। कैसे,
चारों चरों के बीच गणितीय संबंध पर निर्णय ले। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी ना क्या होता है कि हम जैसे हम उपभोग फलन अगर किसी ने बनाया हो, जैसे अगर किसी ने स्टैटिक जीके पढ़ी है तो उसमें आप लोगों को देखा होता कि हम कोफिशिएंट वेरिएबल निकालते थे, कोफिशिएंट वेरिएंस निकालते थे, तो उनमें ना गणितीय मतलब क्या न्यूमेरिकल तरीके से निकालते थे, उनका ग्राफ भी बना दिया करते थे। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे मैं आपको डिमांड कर बताऊँ कि डिमांड कर कैसे बनाते हैं। डिमांड कर कैसे बनाते हैं भाई, डिमांड और सप्लाई, ये कर्व बन गया है ना, ये आपका डिमांड हो गया, ये आपका सप्लाई हो गया कि भैया डी ये हो रहा, ये ऐसी हो रहा। अब जिस जगह पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उस जगह पर आपकी प्राइस डिसाइड होती है और उस जगह पर आपकी क्वांटिटी डिसाइड होती है कि भाई कितने प्राइस पे और कितनी हमें क्वांटिटी सप्लाई करनी है मार्केट में। सिंपल सी बात, तो ये आपका फंडा होता है। तो मतलब इसका मतलब होता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके उन मॉडल्स को क्या करना, ठीक करना, आर्थिक विकास लेकर आना। सिंपल सी बात होगी। आगे बात समझ में, चलिए ये भी बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जिनको आप आराम से खुद पढ़ लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात इनमें नहीं है। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से शुरू होता है आपका, क्या, महंगाई की दर। महंगाई की दर, यहां पर की लिखना भूल गया, कोई नहीं, थोड़ा क्या है वो ना, जब वो होता है ना हम इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं फिर हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो गूगल बाबा अलग ही कर देता है, कभी उसकी अलग ही लैंग्वेज होती है। ठीक है, ओके, चलिए, जय गूगल बाबा की। चलिए हम बात कर रहे इन्फ्लेशन रेट के बारे में। इन्फ्लेशन रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना आप लोग। यहां पर आइए, मुद्रास्फीति दर एक निश्चित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में प्रतिशत परिवर्तन को संदर्भित करती है। क्या है, क्या लिखा है, वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर पर यहां पर बोला है, यानी आपकी जो डिमांड है, आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी जो क्या एक्चुअल प्राइस में कितना परिवर्तन आया है एक अर्थव्यवस्था के अंदर, उसको बताता है, उसको टैकल करता है। कौन करता है, इन्फ्लेशन रेट ये बताता है। ठीक है, जिससे आमतौर पर सालाना मापा जाता है। अब जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, वो हम कब मापते हैं, हर साल मापते हैं। कब, अप्रैल से मार्च के बीच में हमारा फाइनेंशियल ईयर ये होता है। ठीक है, अगर ऐसे बोलूं तो हमारा न्यू ईयर 1 अप्रैल को बनाया जाता है, जो कि आज है ना, 1 अप्रैल। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेत है जो उस दर को दर्शाता है जिस दर से कीमतें बढ़ रही है, जो उपभोक्ता के लिए कार्य शक्ति में कमी और समग्र आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव कर सकते हैं। सिंपल सी बात, महंगाई, वो बात कर रहा था महंगाई की दर। जैसे भैया आपके पास में जेब में 10 रुपए, ठीक है, आपका पेन हो गया खत्म। क्या हो गया, आपका पेन हो गया खत्म, आप गए पेन लेने, दुकानदार ने बोला 10 रुपए वाले जमाने गए। क्या, 10 रुपए वाले जमाने गए बेटा, गए। अब कितने का आ रहा है, 20 रुपए का पेन आ रहा है। क्या करोगे, वो आपके लिए क्या हुई, आपके लिए मुद्रास्फीति बढ़ गई ना, आपके लिए इन्फ्लेशन आ गया ना, आया नहीं आया, महंगाई की दौर आ गई ना आपके लिए। सिंपल सी बात। चलिए अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इनकम रेट को, यहां पर देख लो, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट इक्वल्स टू क्या होती है, करंट प्राइस इंडेक्स प्लस माइनस प्रीवियस प्राइस इंडेक्स, और डिवाइड कर देते प्रीवियस प्राइस इंडेक्स से, मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है आपका इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आता है इन्फ्लेशन रेट को समझाइए, उसको चाहे घुमा फिरा के पूछे तो इस फॉर्मूले का जरूर देना, इस फॉर्मूले का आपका 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति के प्रकार बताने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले से पढ़ते आए हुए, कुछ इसमें ज्यादा बड़ा समझाने की जरूरत है ही नहीं है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने यहां पर लिखा हुआ है, बस मुझे आपको यह समझाना था, ये पॉइंट जो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ये बात कर लेते हैं कि मुद्रास्फीति को मापना कैसे, आइए। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन नहीं पर्पल ले लेते हैं और इसको हटा देते हैं। चलिए आइए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये क्या है इसको पढ़ते हैं पहले। बोला है भोजन, आवास, परिवहन और स्वास्थ्य देखभाल सहित वस्तुओं और सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए शहरी उपभोक्ता, यहां पर ध्यान से पढ़ो, शहरी उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमतों में
बदलाव को मापता है। जो CIP है, सॉरी CPI है, वो क्या करता है भाई, जो भी जितने भी कंज्यूमर है उनके भाई उपभोग मतलब कंजप्शन पर, उनके रहने पर, उनके परिवहन पर, स्वास्थ्य देखभाल के सहित कितना खर्चा हुआ है, उनकी कीमतों में कितना बदलाव आया था, पहले कब था और अब कितना है, उस चीज को क्या करता है, टैकल करके चलता है। ठीक है, अगला है उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI। ठीक है, PPI प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इंग्लिश में फुल फॉर्म बता देता हूं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, राइट। आइए, घरेलू उत्पादकों द्वारा उनकी वस्तुओं और सेवाओं के लिए प्राप्त बिक्री मूल्य परिवर्तन को ट्रैक करता है। मतलब भैया इस महीने में मान के चलते हैं कि भाई इस महीने में हुई है 100 करोड़ की बिक्री, ठीक है, और अगले महीने में होगी 120 करोड़ की बिक्री, तो इन दोनों के बीच में परिवर्तन कितना आया, 20% का मेरे प्यारे भाइयों, 20% का परिवर्तन आया। तो वो कौन टैकल करेगा, वो कौन नापेगा, PPI, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, या फिर आप बोल सकते हो प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। ठीक है, चलिए कोई भी आप लोग इसके अंदर बोल सकते हो। आगे बात समझ में, इतनी सी बात थी जो मेरे को आपको समझानी थी, समझा दिया। अगला है GDP डिफ्लेटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सही से समझना। बोला किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वर्तमान मूल्य की आधार वर्ष के मूल्य से तुलना करके मुद्रास्फीति की गणना करना। आधार वर्ष यानी हमारा बेस ईयर क्या है, अभी जो मान के चलो भाई जो भी हमारा मूल्य चल रहा है वस्तु और सेवाओं में के वर्तमान मूल्य की आधार वर्ष, बेस ईयर क्या होता है हमारा, अप्रैल से मार्च, ठीक है, और जो अब चल रहा है उससे क्या करना, उसकी गणना करना, उसकी तुलना करना, जो भी मैंने बताया था। करंट प्राइस इंडेक्स अभी जो चल रहा है, प्रीवियस प्राइस इंडेक्स जो बीत चुका है, यानी बेस ईयर को क्या होता है हमारा, बेस ईयर क्या होता है, अप्रैल टू मार्च, सिंपल। चलिए, तो ये हम मुझे बताना जरूरी था आपको, जो मैंने आपको बता दिया इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी ज्यादा इतनी बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं वृहत आर्थिक नीतियां, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज क्या क्या है ये पढ़ लेते हैं। पढ़ने वाली बात ही नहीं है, राजकोषीय नीति अभी समझा दिया, मौद्रिक नीति ऑलरेडी समझा दिया आपूर्ति पक्ष नीतियां, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइए, बोला है परिभाषा, आपूर्ति पक्ष नीतियां का उद्देश्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता की उत्पादकता, दक्षता और लचीलेपन में सुधार करना है। मतलब भैया क्या होता है, देखो इसका उद्देश्य क्या है भैया, उत्पादक क्षमता से यहां पर क्या मतलब है कि भैया आप लोग देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, हम एक यार लिमिटेड तकनीकी थी हमारे पास में, उसको क्या करते थे, उसके थ्रू हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, बट अब हमारे पास में तकनीकें ज्यादा है, तो उसमें क्या करता है, कुशलता देता है, दक्षता प्रदान कर रहा है, लचीलापन ला रहा है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी ला रहा है, यानी जल्दी जल्दी से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। ये फुल फॉर्म थी इसकी, मतलब ये इसकी डेफिनेशन थी जो मेरे को आपको बतानी थी, बता दी। ठीक है, आइए उदाहरण पढ़ते हैं, बहुत जरूरी है उदाहरण, इसका उदाहरण पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए, आपूर्ति पक्ष नीतियों में मानव पूंजी को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे, शिक्षा और परीक्षण में निवेश जैसे उपाय शामिल हो जाते हैं। प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विनिमय और प्रवेश में बाधाओं को कम करना। विनिमय, आप पहले विनिमय का क्या मतलब होता है आपको पता है, एक्सचेंज, यानी 2 गाय दे दो 1 भैंस ले लो, ये होता था पहले। गेहूं दे दो चावल ले लो, इनके प्रभाव को क्या करना, कम करना। ये उदाहरण हमने दे दिया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन भी हुआ आपका समाप्त तालियां तालियां, क्योंकि देखो राजकोषीय नीति शुरू से पढ़ाता आ रहा हूं, इतनी देर से पढ़ा ही रहा हूं, मौद्रिक नीति पढ़ा दिया, ये समझाना था समझा दिया। आइए, व्यापक आर्थिक नीतियों का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज, इनका क्या उद्देश्य है। अगेन सरप्राइज, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, कैसे समझने की जरूरत ही नहीं है, क्या करना, उद्देश्य क्या है, आर्थिक विकास लाना, कैसे लाना बता दिया है, पूर्ण रोजगार देना, क्यों देना, आर्थिक विकास के लिए, मूल्य स्थिरता यानी मुद्रास्फीति को कम करना, निम्न और स्थिर मुद्रास्फीति
ऑलरेडी बता दिया। वित्तीय स्थिरता, बाहरी संतुलन, आय और धन का वितरण, पर्यावरण स्थिरता और उत्पादक एंड नवीनता। दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं आपसे, जो मैंने आपको शुरुआत में ना ये जो बोला था ना कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज, इन इश्यूज को आपने एक बार सही से समझ लिया ना, तो लेसन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल कंप्लीट है। बस इन्फ्लेशन रेट को जरूर पढ़ लेना, जो कि मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई है, क्योंकि इन 7-8 पॉइंटों के ऊपर ही आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ये 7-8 पॉइंट आपकी नींव है इस चैप्टर की। इसलिए देखो, इन पॉइंटों को समझाने में मैंने ज्यादा टाइम लिया है, ताकि सारे नीचे के पॉइंट क्या हो जाए, समाप्त हो जाए फटाफट। क्या हो जाए, समाप्त हो जाए फटाफट। चलिए, ओ माय गॉड, मजा आ रहा है। आइए अगली बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां से एक और क्वेश्चन आपका बनकर तैयार होगा, तो दिल थाम के बैठ लेना मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपका आ रहा है एक और क्वेश्चन, जो शायद 20 से 15 मार्क्स का आपका 100% आपसे पूछा जा सकता है, जो क्या है, आय समुच्चय यानी इनकम एग्रीगेट। इनकम एग्रीगेट्स का क्या मतलब है, टोटल इनकम, पूरे अर्थव्यवस्था की इनकम की यहां पर बात हो रही है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। चलिए बात कर लेते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी एक विशिष्ट अवधि यानी आमतौर पर एक वर्ष या एक चौथाई में किसी देश की सीमाओं के भीतर, ये पॉइंट ध्यान से सुन लो, क्या लिखा, सीमाओं के भीतर, सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। बाहर की वस्तुओं से मतलब नहीं है, हमारे देश में उत्पादित कितनी वस्तु उत्पाद हो रही है, कितनी सेवाएं आ रही है और उनका कितना टोटल प्राइस है, उससे हमारे मतलब है, वो है हमारी क्या, जीडीपी। समझ में आई बात, आई कि नहीं, यस और नो, समझ गए। समझ में आई बात, घटक पढ़ लो, क्या है, कुछ नहीं है। आइए पढ़ते हैं। जीडीपी को 3 दृष्टिकोणों का उपयोग करके मापा जा सकता है। उत्पादन दृष्टिकोण, भैया उत्पादन के थ्रू, भाई कितना उत्पादन हुआ है उसके थ्रू, है ना। दूसरा व्यय दृष्टिकोण, भाई कितना ज्यादा खर्च हुआ है उसके थ्रू, कि भाई जीडीपी हाई है कम है हमारी, ठीक है। दूसरा आय दृष्टिकोण, भाई कितनी ज्यादा आय है, अगर लोगों के पास में ज्यादा इनकम है, सिंपल सी बात है, जीडीपी हाई है। दूसरा, अगर ज्यादा लोग खर्च कर रहे हैं तो इसका दोबारा वही बात है कि भाई लोगों के पास में पैसा ज्यादा है, ठीक है, इसलिए खर्च कर रहे हैं, जीडीपी हाई है। उत्पादन दृष्टिकोण, अगर उत्पादन ज्यादा हो रहा है और लोग खरीद रहे हैं तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि भैया उनके पास में आय ज्यादा है, इसलिए वो खरीद रहे हैं। तो एक चक्कर है मेरे दोस्तों, चक्कर है, क्या है, सर्कल है जो चलता रहता है, ठीक है। आइए जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये और पढ़ो, इंपॉर्टेंट चीज। आइए, जीएनपी जीडीपी के समान है, लेकिन इसमें घरेलू निवासियों द्वारा विदेश से अर्जित आय शामिल है। पढ़ो यहां पर, विदेश से, क्या बोला है, विदेश से अर्जित आय। यानी देखो, हमारे देश के अंदर जो हम काम कर रहे हैं वो तो हमारी जीडीपी में जुड़ी जाएगी, लेकिन जो हमारे लोग हैं, लाइक जो एमएससीज में बैठे हैं, सरकारी कर्मचारी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में काम करते हैं, जो सरकार के थ्रू बाहर जाते हैं, जो उनकी इनकम आती है ना, तो वो भी हमारे देश के अंदर ही कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो वो इसमें शामिल की जाती है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये इसकी फुल फॉर्म है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने आपको बता दी। चलिए, राष्ट्रीय आय, सिंपल से यार, हमारे पूरे देश के अंदर कितना मुनाफा है, कितना वेतन आया है, कितनी मजदूरी से पैसा आया है, कितना खर्चा हो रहा है, इन सभी चीजों को, सब्सिडरीज को, क्या, सब्सिडरी, मुनाफा, रेंट, टैक्स, ये सारी चीजों को इंक्लूड करके देखा जाता है, या इनको घटा कर देखा जाता है, या फिर डेप्रीशिएशन लगा कर देखा जाता है कि राष्ट्रीय आय क्या निकल कर आई है, ठीक है। और एक मेन पॉइंट, कैसे, नेट एक्सपोर्ट भी हमारे यहां पर देखा जाता है, क्या, नेट एक्सपोर्ट। समझ में आई बात। चलिए, अभी ये क्वेश्चन बनेगा, अब वो क्वेश्चन कहां बनेगा, अभी थोड़ा नीचे ही बनने वाला है। प्रोज्याय, प्रोज्याय क्या होती है, जो सरकारों द्वारा जो टैक्स में कटौती की जाती है और जो सरकारी हस्तांतरण होते हैं उनमें जुड़ने के बाद
उनको जोड़ने के बाद जो व्यक्तियों के पास में जो घरों में आय पहुंचती है वो होती है प्रोज्य आय। मैं क्या कह रहा हूं, आय करों में कटौती, यहां लिखो आय करों में कटौती और सरकारी हस्तांतरण जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ, ठीक है, जोड़ने के बाद घरों या व्यक्तियों को उपलब्ध आय की राशि। लाइक जैसे आप लोग यहां पर लिख सकते हो सरकारी अफसर, जितने भी सरकारी अफसर होते हैं उनको टैक्स कट के ही पेमेंट मिलती है, प्लस उनको पीएफ, ईएसआई, इंश्योरेंस, फिंश्योरेंस सब चीज मिलती है, वो उनके लिए होती है प्रोज्य आय। आप लोग एक प्रोज्य आय का सिंपल सा एग्जाम्पल दे सकते हो सरकारी ऑफिसर्स, ठीक है, जिसके अंदर उनका लाभांश, वेतन, ठीक है, ब्याज सब कुछ आ जाता है, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, इसको भी जीडीपी के ही अंदर कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है पूरे अर्थव्यवस्था के अंदर एक पर्सन की इनकम क्या है, ये हम कैसे निकालते हैं, जीडीपी के थ्रू ही निकाल कर चलते हैं, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये मैंने आपको समझाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाई है मैंने, इनकम। अगर ये आपने समझ ली ना, सच बोल रहा हूं, आप इससे बनने वाले क्वेश्चंस को तो धड़ाके से उड़ा दोगे, आप लोग कुछ भी लिख दोगे आप, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है हमारा एक और 20 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन। वो क्वेश्चन क्या है, उसके लिए आपको थोड़ा सा बैक चलो, बैक 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 बैक। देखिए, जो हमारी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम जो कैलकुलेट होती है वो 3 मेथड से कैलकुलेट होती है। वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, उत्पाद विधि द्वारा, ठीक है, दूसरा है इनकम मेथड यानी आय विधि द्वारा, तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड या फिर जिसे हम बोलते हैं व्यय विधि द्वारा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि मैं आप लोगों को वैल्यू एडेड मेथड नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आसान है, आप लोग खुद पढ़ोगे, आसान है, आप लोग खुद पढ़ोगे, आसान है, आप लोग खुद पढ़ोगे और इससे क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन 2022 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ओनली एक क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने इसको पीडीएफ में इंक्लूड किया ताकि आप लोग इसे मिस ना करो, आप लोग जरूर पढ़ो इसे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड कि इन दोनों मेथड के थ्रू कैसे आय कैलकुलेट होती है, प्लस मैं आपको इसके अंदर फॉर्मूला ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर बोला है राष्ट्रीय आय की गणना की आय विधि को सूत्र द्वारा परिभाषित करें। अब मैं थोड़ी सी इसकी इंग्लिश बता देता हूं कि एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड बाय फॉर्मूला। सिंपल। आइए, आय विधि, जिसे आय दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है, आय दृष्टिकोण की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली प्राथमिक विधियों में से एक है। अब मैं आपको बताता हूं, इसी को हमेशा ना प्राथमिक विधियों में से सबसे पहले इसी को कैलकुलेट किया जाता है, इसी को सबसे ज्यादा लोग कैलकुलेट करके चलते हैं, इसी से ही कैलकुलेट ज्यादा होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो जो नेशनल इनकम है सबसे ज्यादा जो कैलकुलेट होती है वो इनकम मेथड से ही कैलकुलेट होती है, क्योंकि इनकम मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक पर्सन के लिए, फिर हर एक अर्थव्यवस्था के लिए, हर एक इकोनॉमिक के लिए, राइट। आइए, यह एक अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादन प्रक्रिया में अर्जित सभी कारक आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। यहां पर लिखा है एक अर्थव्यवस्था के भीतर जितनी भी कारक आय अर्जित हुई है, जितनी भी कारक आय अर्जित हुए उन सभी को जोड़ता है और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है, ठीक है। आइए, आय पद्धति का उपयोग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने का सूत्र यहां दिया गया है, पढ़ते हैं। क्या बोला है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, कौन कौन सी, यहां पर देखो क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। कंपेंशंस ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन एंड इंपोर्ट्स, यानी जिसे हम नेट सब्सिडीज बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का 100% बनेगा, कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा आपको नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होगी। डोंट वरी, मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, एक अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा
कि आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो नेशनल इनकम को, और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको, क्यों मुझे पता है आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। चलिए अब एक एक इन चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं और ये कैसे कैसे कैलकुलेट होती है, कैसे कैसे इसको इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्मचारियों का मुआवजा, कंपेंशंस ऑफ एम्प्लॉयज। आइए, यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों को दिए जाने वाले कुल वेतन, बोनस, लाभ और मुआवजे के अन्य रूपों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें निजी क्षेत्र जैसे निगमों, व्यवसायों में कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र जैसे सरकारी कर्मचारी, दोनों के कर्मचारियों का भुगतान शामिल है। कहा था ना, यही बोला था ना मैंने। देखो, प्रोज्य आय तो आपकी इसके अंदर आएगी, यानी जो सरकारी कर्मचारी है। दूसरा, जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी है उनकी भी वेतन इसमें आएंगे, उनकी भी सैलरी, उनके भी बोनसेस, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाएगी। तो अब आपको मैं एक फर्क बता देता हूं कि भैया जरूरी नहीं है आप लोग सरकारी अफसर हो, जरूरी नहीं है आप लोग प्राइवेट हो, ऑफिस में जाते हो, लेकिन कैलकुलेट आप दोनों की इनकम होगी किसके अंदर, नेशनल इनकम में। ठीक है, चलिए परिचालक अधिशेष, यहां पर क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या है, क्या मतलब है इसका, पढ़ते हैं। परिचालक अधिशेष का तात्पर्य व्यवसायों, निगमों और उद्यमियों द्वारा मूल्यह्रास यानी डेप्रीशिएशन। यहां पर देखो, मूल्यह्रास का मतलब बहुत से बच्चों को पता होगा, डेप्रीशिएशन, ब्याज भुगतान और करों यानी टैक्सेस, उत्पादन पर करों को छोड़कर। देखो यहां पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है मैंने, उत्पादन पर टैक्सेशन को छोड़कर, उत्पादन पर टैक्सेशन को इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। मूल्यह्रास यानी डेप्रिसिएशन, ब्याज भुगतान यानी टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेशन, और टैक्स जो अलग चीजों पर लगती है, उत्पादन पर नहीं, सहित सभी उत्पादन लागतों में कटौती के बाद अर्जित आय। इनमें भाई उत्पादन की लागत में जितनी भी कटौती कर सकते हो आप, उसके बाद में जो आपको लाभ अर्जित होता है, यानी देखो मान के चलो भाई आपने 200 रुपए की शर्ट बनाई, 200 रुपए की आपकी शर्ट के ऊपर प्रोडक्शन आया, कॉस्ट आई, उसके अंदर आपने मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, और आपने कोई टैक्स लगा होगा, कच्चे माल लाने पर टैक्स लगा होगा, वो आपने इसके अंदर माइनस कर दिया, अपना जोड़ दिया इसके अंदर, ठीक है, माइनस कर दिया अपना प्रॉफिट हटा के, फिर उसके अंदर आपने भाई अपना टैक्स दे दिया, एक अलग से टैक्स जो देना पड़ता वो दे दिया, और मान के चलो आपके ये सब देने के बाद में आपकी कॉस्ट आई है 1,100 रुपए अपनी जेब से, यानी आपने सरकार को तो ये चीज दे दी, 3 चीज दे दी, और अपनी जेब से 100 रुपए की कॉस्ट आई है। उसके बाद में आप अपना प्रॉफिट जोड़ते हो कि आप भाई 50 रुपए तो प्रॉफिट में कमाऊंगा, उसके बाद में फिर 150 रुपए, ये जो 150 रुपए हैं, ये 150 रुपए आपके इसके अंदर जोड़े जाएंगे नेशनल इनकम के अंदर। सिंपल सी बात, समझ में आ गई ना मेरे प्यारे बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में ना आया तो इंस्टाग्राम का यूआरएल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर चेक जरूर करना। बाकी व्हाट्सअप नंबर जरूर दे रखे मैंने, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज जरूर करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। कॉल नहीं, मैसेज करना, कॉल लगेगा ही नहीं। चलिए मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। मिश्रित आय उन व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय का प्रतिनिधित्व करती है जो श्रम और पूंजी मालिक दोनों है। समझ में आ गई बात? अरे सिंपल सी बात, यहां ये दो श्रम और पूंजी मालिकों, इन दोनों से कंफ्यूजन हो चुकी है, सॉरी, हाँ, इन दोनों वर्डिंग से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मिक्स्ड इनकम क्या है। यानी पूंजी मालिक, भाई आपके पास में मान के चलो भाई कोई बिल्डिंग है ना, उससे आप लोग रेंट आ रहा है, आपके पास में उससे रेंट आ रहा है और आप उसको बता रहे हो गवर्नमेंट को, तो बहुत 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 ही अच्छी बात है कि आप लोग सरकार का साथ दे रहे हो, उनको टैक्स कलेक्ट करने में मदद कर रहे हो, आपके पास में कोई ब्लैक मनी नहीं है। बट आजकल के लोग क्या करते हैं, जो रेंट आ रहा है बताते ही नहीं है, इनकम में दिखाते ही नहीं है, वो उनके लिए क्या है, काला धन है, ब्लैक मनी है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि भैया आपसे अगर आप कहीं से रेंट आ रहा है, आपका मुआवजा आ रहा है जमीन बेचने के बाद में वो, और आप लोग सैलरीड हो, आपको वेतन मिल रहा है, तो ये दोनों इनकम भी आपकी जोड़ी जाती है किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। सिंपल सी बात।
उत्पादन और आयात पर कर यानी सब्सिडी का शुद्ध यानी शुद्ध सब्सिडी। कैसे? यह घटक उत्पादन प्रक्रिया पर लगाए गए करों जैसे उत्पादन शुल्क, ठीक है, मूल्य वर्धित कर यानी वैट, वैल्यू एडिशन टैक्स, जो पहले लगता था अब नहीं लगता, अब तो सीधा, अब इन सभी टैक्स को खत्म करके गवर्नमेंट ने क्या लाया 2017 1 जुलाई से क्या अप्लाई किया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको कोई और टैक्स नहीं देना, जीएसटी, सिर्फ एक सिंगल टैक्स लगेगा आपके ऊपर एक सिंगल टैक्स लगेगा जिसका नाम है जीएसटी, जो कब अप्लाई हुआ 2017 में 1 जुलाई से अप्लाई हुआ था। ठीक है, तो ये तो पुरानी बात हुई। और उत्पादन गतिविधियों से सीधे संबंधित अन्य करों का हिसाब रखता है। सिंपल सी बात। चलिए, तो ये थी आपकी इनकम मेथड जो मैंने आपको समझा दिया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है। और राष्ट्रीय आय की गणना करते टाइम अगर आप लोग एक्सपेंडिचर मेथड का इस्तेमाल करते हो ना तो सबसे आसान होता है। कभी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे गलत नहीं होंगे अगर आपने 12th क्लास में किया होगा तो। ठीक है, क्योंकि मैंने तो बहुत किया है, मुझे पता है। ठीक है, आइए राष्ट्रीय आय की गणना की वह विधि को सूत्र द्वारा परिभाषित करें। हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम या फिर एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड बाय फॉर्मूला। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं, बाकी इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर कंजप्शन आसान है, इन्वेस्टमेंट आसान है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी नेट एक्सपोर्ट, इसको मेरे को आपको समझाना है। बहुत ही आसान है और मेरा फेवरेट चीज है समझाना, सिर्फ यही समझाऊंगा और इसके अंदर आपका चैप्टर खत्म। पढ़ते हैं। वह विधि जिसे व्यय दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक मौलिक विधि है। ठीक है, यह एक विशिष्ट विधि आमतौर पर एक वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल व्यय का योग करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता है। अंतिम वस्तुएं यानी भैया आप लोग कच्चा माल ला रहे हो, ठीक है, आपने उसके ऊपर क्या लगाया है, आपने कितना घिसाई में दिया है, कितना उसे लाने में दिया है, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। अब आप लोगों ने बनाया है एक जीन्स, आप लोगों ने क्या बनाया है, एक जीन्स बनाया है, जीन्स प्यारा सा जीन्स बनाया, ब्लू, डार्क ब्लू कलर का, जो व्हाइट शर्ट के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, डार्क ब्लू कलर का जीन्स बनाया आपने जो हल्का सा ब्लैक ब्लैक लगता है बट व्हाइट शर्ट के ऊपर बहुत ही प्यारा लगता है, वो आपने बनाया है। लेकिन उससे पहले उसके प्रोडक्शन में कच्चा माल लाए, धागे लाए, कपड़े लाए, उससे मतलब नहीं है। अंतिम वस्तु क्या बनाई, अंतिम वस्तु क्या बनाया आपने, जीन्स, अंतिम वस्तु क्या बनाई आपने, जीन्स बनाई, उससे सरकार को मतलब है। तो उस पर कुल व्यय कितना कंजप्शन हुआ, कितना खर्चा हुआ है, वो जोड़ा जाता है किसके अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसके अंदर ये नहीं आ जाएगा कि भाई आपने कोई पॉलिसी लागू कर दी वो एक्सपेंडिचर हो गया, बिल्कुल नहीं। पॉलिसी लागू करी है, अब जैसे मान लो 1 साल के लिए पॉलिसी लागू करी है, अब वो 1 साल के अंदर उस पॉलिसी को लागू करने में और लोगों तक उसका बेनिफिट देने में कितना ज्यादा खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, ये कैलकुलेट किया जाएगा। ये नहीं कि पॉलिसी लाई थी इसमें इतना खर्चा हुआ, ये हुआ, अंत में जाकर अंत में फाइनल आउटपुट क्या निकला है उससे, वो चीज यहां पर देखी जाती है। तो जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो बहुत ही आसान मेथड होता है। ठीक है, अब मेरे को आपको समझाना है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे। आइए, ये मैंने पहले क्या लिया था, जूम पर बच्चों के ना लाइव क्लास ली थी मैंने, उनको भी समझाया था, आपको भी समझा देता हूं। यहां पर क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होता है, इंपोर्ट। पहले बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट ई से डिनोट कर दिया हमने। एक्सपोर्ट में क्या हुआ, एक्सपोर्ट में क्या हुआ, आपने बनाई भाई बहुत ही अच्छी शानदार थार। ठीक है, आपको पता थार क्या गाड़ी है यार, क्या उसकी बिल्ड क्वालिटी है, महिंद्रा वालों की तो जय जय, है ना। उन्होंने बनाई थार, ठीक है, वो पसंद आ गई किसको, चाइना वालों को, किसको, चीन को, सी से डिनोट कर देते हैं, है ना। चलिए, चीन को पसंद आ गई, आपने उसे $10,000, क्या बात कर रहा हूं मैं, $10,000, $10,000 में क्या कर दिया, सेल कर दिया।
ठीक है, 10,000 की आपकी इनकम होगी डॉलर की। अगर हम बात करें इंपोर्ट, एम से डिनोट करते हैं इंपोर्ट को। अब चाइना वालों का कुछ चीज है, लाइक जैसे फोन ले लो, कोई फोन है, आपको उनका क्या पसंद आ गया, फोन पसंद आ गया, किसने खरीदा, इंडिया वालों ने, हमारे इंडिया ने उसको खरीदा। कितने में खरीदा, $8,000 में, एक नहीं बल्क में मंगवाए, मान के चलो बल्क में मंगवाए $8,000 में, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, $2,000 का, $2,000 का। अब जो $2,000 का क्या हुआ यहां पर देखो, अब मैं आपको बता देता हूं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ठीक है, इनका डिफरेंस। जो $2,000 का क्या आया है, हमारा प्रॉफिट आया है, जो हमारे $2,000 का हमारा प्रॉफिट आया है वो कैलकुलेट होगा किसके अंदर, एनपी के अंदर, एनआई के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। इतना सा फंडा था, जो समझाना था समझा दिया है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मेरा फर्स्ट लेक्चर है सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, एनईपी वाले स्टूडेंट्स के लिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। कोई भी कहीं पर भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे बता देना, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब कुछ मैंने दे दिया है। बताना, फीडबैक देना आपकी जिम्मेदारी है, कमेंट करके जरूर बताना लेक्चर कैसे लगा। बाकी अगर मेरी कोई गलतियां है प्लीज वो भी बता देना, ठीक है। बैड कमेंट मत करना, रिक्वेस्ट है, बैड कमेंट मत करना आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है आजकल के बच्चे अलग ही किस्म के, कुछ भी बैड कमेंट करते हैं, बट वो एक दो ही होते हैं, बाकी सारे बच्चे मुझे पता है हमारे स्टूडेंट्स बहुत प्यारे प्यारे। कुछ ही प्रॉब्लम होती है प्लीज बता देना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं और उस चीज को इंप्रूवमेंट कर सकूं, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके जाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना और वीडियो को हर जगह शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।